नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम आपको बताएंगे कौन होते हैं फाइनेंशियल सलाहकार, कितने तरह के फाइनेंशियल प्लानर होते हैं और आप कैसे चुन सकते हैं अपने लिए एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर। तो आज हम निवेश के मंत्र खुद फाइनेंशियल सलाहकार के साथ मिलकर करने वाले हैं। हमारे साथ दो बेहद ही खास एक्सपर्ट्स हैं, आज उनका परिचय करा देते हैं। लोवाई नवलखी, एमडी एंड सीईओ इंटरनेशनल मनी मैटर्स, और मोहित गांग, सीईओ मनी फ्रंट। लोवाई और मोहित, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हम ज़्यादातर जब निवेश की शुरुआत करते हैं, अपने गोल्स, अपनी लाइफ जर्नी और क्या हमें हासिल करना है अपने इन्वेस्टमेंट से, इसके बारे में बहुत चर्चा करते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा शायद इम्पॉर्टेंट चर्चा करने लायक बात यह है कि हमें उस पूरी जर्नी में हमारा साथ कौन देगा, हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा, हमारा निवेश का गुरु कौन बनेगा। इस पर चर्चा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए आज का दिन हमने चुना है टीचर्स डे का, जिसमें हम समझेंगे कि निवेश के गुरु जो फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाहकार है, उनकी अहमियत क्या है हमारी फाइनेंशियल जर्नी में। लोवाई हमारे साथ हैं जो आपको बताएं कि जो पहला बैच रहा है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर प्लानिंग प्रोग्राम का, जो भारत में 2004 में इंट्रोड्यूस हुआ था, वो उनके फर्स्ट बैच से हैं लोवाई नवलखी, और शुरुआत के हमारे बेहतरीन फाइनेंशियल प्लानर्स में से, एडवाइजर्स में से रहे हैं। से लोवाई, आपसे हम शुरुआत करना चाहेंगे और इम्पोर्टेंस से पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जब हम फाइनेंशियल एडवाइजर की बात करते हैं, फाइनेंशियल सलाहकार के बारे में कहते हैं, हम इसको डिफाइन कैसे करें कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर सलाहकार होते क्या हैं? शुक्रिया स्वाति, मुझे आपके शो में बुलाने के लिए। और मैं कोशिश करूंगा जितना भी हो सके मैं हिंदी में बात करूं, लेकिन थोड़ा बहुत अंग्रेजी आ जाएगा। तो हाँ जी, तो फाइनेंसर या फाइनेंशियल प्लानर, एक तो पहले आप जान लीजिए कि ये एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड प्रोफेशन या सर्टिफिकेशन है। जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का होता है वो दुनिया में शायद 23 या 25 देशों में उपलब्ध है। और एक प्रोटोकॉल रहता है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का हर एक देश में। तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर क्या करता है कि वो आप न्यूमेरिकल टर्म्स में या नंबर्स में, तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर आप रिटायर होने वाले हैं 23 साल के बाद, आपको कितनी आमदनी या कितना खर्चा होगा हर महीने आपकी लाइफ बिताने के लिए आज के करंट वैल्यू में। और ऐसे सारे दूसरे सारे गोल, यानी आपके चिल्ड्रन के एजुकेशन, वो सब समझना है कि आपकी ख्वाहिशें क्या है, वो मनी टर्म में कन्वर्ट करते हैं। अभी उसके बाद मुझे एज अ फाइनेंशियल प्लानर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लगाना है और पता करना है कि अगर आप बता रहे हैं कि आज के कॉस्ट के हिसाब से आपको 50,000 रुपया हर महीना चाहिए, तो वो 23 साल के बाद इन्फ्लेशन लगाएंगे तो क्या एस्टिमेट करना है और कैसे मुझे प्रोजेक्ट करना है। तो एक तो मुझे पता चल गया कि आपको कितना पैसा चाहिए आपके जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी करने के लिए। फिर मुझे समझना है कि आपकी आमदनी क्या है, आप हर महीने कितना कमाते हैं, आप हर महीने कितना खर्च करते हैं, आपके जो इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी है वो कहाँ कहाँ पे है। अगर आपने फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है, फिर भी आपके शायद प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ या नेशनल सेविंग स्कीम या फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्टमेंट है, वो सारे डिटेल मुझे चाहिए। और फिर मैं आपसे ये पता कर सकता हूँ या बता सकता हूँ कि आपको कितनी अमाउंट हर महीने आपको सेव करनी है और इन्वेस्ट करनी है कि आपके ख्वाहिशों, आपकी ज़िंदगी भर के ख्वाहिशों पूरी हो। लेकिन ये थियोरेटिकल है। एक अजम्पशन लेने के बाद मुझे पता चलता है, आजकल क्रिकेट की गेम चल रही है तो पता चलता है क्या रन रेट पे मुझे
बैटिंग करनी है तो अगर मुझे जीतना है तो। लेकिन हमें पता है कि ज़िंदगी में प्लानिंग तो करते हैं लेकिन ज़िंदगी भी आ जाती है बीच में। आपकी एक तो ख्वाहिशें बढ़ती रहेंगी, कभी-कभी कम होती रहेंगी। आपकी जो आमदनी है वो सडनली बढ़ सकती है। कुछ पैंडेमिक जैसा इफ़ेक्ट हुआ और आपकी आमदनी बंद हो गई कुछ समय तक, वैसे हो सकती है। कुछ लायबिलिटी आ सकती है। तो मुझे मेरे हिसाब से जो आपके जो राहगर है, जो साथ में चलने वाले हैं, जो फाइनेंशियल सलाहकार आप बता रहे हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप उसे सही तरीके से चुनें। एक तो मेरे हिसाब से आपको पता करना है कि वे क्वालिफाइड है या नहीं। लेकिन दूसरी बात जो मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो क्वालिफाइड है वो एटलीस्ट वो आपके कट शॉर्ट लिस्ट में आ सकते हैं। उसके बाद आपको ये सारे फाइनेंशियल सलाहकार जो आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, 2 या 3 आप तो करने चाहिए। उनसे मिलिए और पता कीजिए कि उनके जो उनका जो बिज़नेस का फ़ोकस है, उसमें आप जैसे इंडिविजुअल्स हैं या नहीं। तो यानी अगर मैं फाइनेंशियल सलाहकार हूँ और मुझे सिर्फ़ रिटायरमेंट में स्पेशलाइज़ेशन मैं करता हूँ, तो मेरे सारे क्लाइंट्स 55 साल या 57 साल से ऊपर है और आप राइट सर। 35 साल के हैं, तो बिल्कुल। शायद वो मैच नहीं है। हम्म। तो वो आप चेक कीजिए और कितने हम्म। साल का तजुर्बा है, कितनी कितनी सारी टीम मेंबर है, क्योंकि आपके जो सलाहकार हैं वो राइट। हाँ। आपको ऑर्गेनाइजेशन के हम्म। हिसाब से भी चलना चाहिए। तो ये एक बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट होमवर्क करने की ज़रूरत है जब आपको एक फाइनेंशियल सलाहकार अपने लिए चुनना है। और सर आप बहुत ही बढ़िया हिंदी में आपने समझा दिया हमें पहले आंसर में ही कि फाइनेंशियल सलाहकार की इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे एक फाइनेंशियल सलाहकार को हमें चुनना चाहिए। सर अब आपने जितने भी रोल्स बताए हैं एक फाइनेंशियल सलाहकार के एडवाइज़र के, ये काम अब बहुत लोग करने लग गए हैं, इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सो कॉल्ड हमें फाइनेंशियल एडवाइजर्स या इन्फ्लुएंसर्स दिखते हैं, तो हमें इसकी सही पहचान करने की जरूरत क्या है। इसलिए मैं मोहित आपसे जानना चाहूंगी पहले नटशल में कि फाइनेंशियल सलाहकार जो कि रजिस्टर्ड होते हैं, जो ऑथेंटिक होते हैं, वो एक्चुअली होते कितने प्रकार के हैं। जी स्वाति, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। देखिए आज का दिन स्पेशल है हर मायने से कि जो गुरु होता है वो ना सिर्फ हमें शिक्षा देता है, वो किसी भी क्षेत्र का गुरु हो सकता है। तो जहां पर फाइनेंशियल गुरुज की बात आती है, फाइनेंशियल शिक्षक की बात आती है, तो वो भी बहुत प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पर सेबी ने काफी क्लियरली डिफाइन कर रखी हैं कुछ स्पेसिफिक रेगुलेशंस जिनके तहत आपको रजिस्टर होना पड़ता है एक फाइनेंशियल गुरु बनने के लिए या फिर एक फाइनेंशियल एडवाइजर बनने के लिए। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो रेगुलेशन है वो है आरआईए का रेगुलेशन, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर रिसर्च एसोसिएट, आरए का रेगुलेशन। तो ये जो रेगुलेशन है स्वाति, ये भारत में अगर आप एक वित्तीय सलाहकार, एक प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजर बनना चाहते हैं तो आपको एक आरआईए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सेबी के थ्रू। तो आपको सेबी के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। आरआईए रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको उनके कुछ फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया होते हैं सेबी के कुछ, आप चाहे तो कॉर्पोरेट लेवल पे ले सकते हैं इसे, या फिर आप इंडिविजुअल हैं निजी तौर पर भी आप एक आरआईए बन सकते हैं। इसके बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं जो आपको पूरा करना पड़ते हैं। बनने के लिए आपको कुछ सर्टिफिकेशंस देने पड़ते हैं एनआईएसएम के 10A 10B स्पेसिफिकली ये करने के लिए। पर जो सबसे बड़ी बात है कि जब आप आरआईए हो जाते हैं तो आप अपने क्लाइंट्स को जो एडवाइस कर रहे हैं उसकी आप फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करते हैं। इसका मतलब कि आप उसकी तरह पूरी तरह, आपने जो सलाह दी है उसके लिए आप जिम्मेवार होते हैं। तो आप जो भी सलाह देते हैं खरीदने की, बेचने की, आप एक एसेट एलोकेशन की सलाह देते हैं, ये सब आपको करना जो है वो पूरी तरह से अलाउड होता है और आपको इसको रिकॉर्ड करना पड़ता है और आप इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब आप आरआईए बनते हैं तो आप किसी भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से यानी कि एएमसी से या फिर जो प्रोडक्ट प्रोवाइडर्स होते हैं उनसे आप कोई कमीशन नहीं ले सकते हैं। तो आपको अपनी सलाह के लिए
जो क्लाइंट्स हैं उन्हीं को आपको फी चार्ज करनी पड़ेगी। तो आपको एक फी तय करनी होगी अपने क्लाइंट्स के साथ बैठकर, एक रिटन एग्रीमेंट करना होगा कि मैं हर साल आपको जो एडवाइस दूंगा, आपके पोर्टफोलियो को जो ठीक डायरेक्शन में लेके जाऊंगा, उसके लिए मैं इतनी इतनी फी चार्ज करूंगा आपको। और इसमें क्या होता है, एक विन हम्म। विन चला हम्म। अच्छा करता है, ओके। उतनी ही आर अच्छी होती जाती है। तो ये तो हुआ बिल्कुल आरआई। मोहित, मैं आपके दूसरा पास फिर से आती हूँ। आप RIA की बात यहाँ पर कर रहे हैं, इसी पर थोड़ा सा मैं चर्चा को बढ़ाती हूँ लवाई सर की तरफ भी। सर, समझना ज़रूरी है क्योंकि आपके अनुभव के लिहाज से जो हमने इनफैक्ट इस साल के मार्च तक ही जो हमने आंकड़े समझे हैं, उसके मुताबिक लगभग 10 साल पहले सेबी ने इन पूरे रेगुलेशंस को बनाया था फॉर रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। आप थोड़ा सा इस पर और लाइट डाल सकते हैं। लेकिन अभी भी जितने आंकड़ा होना चाहिए भारत में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स का, वो शायद उतना नहीं है, इम्प्रेसिव नहीं है। आपको लगता है इसमें और सुधार की गुंजाइश है? हाँ, बिल्कुल सुधार की गुंजाइश है और ज़रूरत भी है, क्योंकि जैसे मोहित ने बताया कि RIA रेगुलेशन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस है वो है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो क्लाइंट की तरफ है वो फिड्यूशरी है। एंड फिड्यूशरी का मतलब है कि मैं आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको एडवाइस दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से नहीं। अगर मेरे हिसाब के का इंटरेस्ट मेरी मेरी इंटरेस्ट में भी नहीं है तो भी मुझे वो एडवाइस देनी है जो आपके लिए ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि RIA के बदौलत से अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आए और बताए कि मेरे पास ये 30 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, मुझे क्या करना चाहिए, तो नॉर्मली हम समझते हैं कि वेल्थ मैनेजर या इन्वेस्टमेंट जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्या कहेगा कि ये सारे प्रोडक्ट है, इसमें से आप एक या दूसरे के प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन जो RIA है शायद वो बता सकता है क्लाइंट को कि आपके पास जो हाउसिंग लोन था, जो आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा है और मुझे थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए, तो आप क्यों नहीं ये पैसा लेके आप हाउसिंग लोन को रीपे कर दीजिए, जो जिसकी वजह से आपका जो टेन्योर है कम हो जाएगा या EMI आप कम कर सकते हैं। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पीस है। लेकिन क्या हुआ है कि जो रेगुलेशन हुआ है वो शायद थोड़ा टफ हुआ है। जो RIAs है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वालिफिकेशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए, जो मोहित ने बताया, एग्जाम करनी है, फी पे करनी है, और फिर उसके बाद में मुझे क्लाइंट को कन्विंस करना है कि आप मुझे फी दीजिएगा क्योंकि मैं आपके इंटरेस्ट में एडवाइस दूंगा। तो उसकी वजह से शायद थोड़ा बहुत झिझक है। काफ़ी सारे जो इंटरमीडियरीज है, जो उनको शायद डिस्ट्रीब्यूटर बुलाएंगे, वो रेगुलरली जो काम करते हैं वो एडवाइस एडवाइस ही करते हैं और एडवाइजर के राइट सर। बिल्कुल बिल्कुल टक्कर दे सकते हैं, वैसी एडवाइस करते हैं। लेकिन क्योंकि ओके। रेगुलेशन टफ है, उन लोग ने RIA का लाइसेंस नहीं लिया है। मेरे हिसाब से पिछले शायद ओके। 1 या 1.5 साल में सेबी ये बात को जान चुका है कि अगर जो RIA रेगुलेशन जो इन्वेस्टर के लिए ठीक है और अच्छा है, वो उसका अगर ग्रोथ होना है और नंबर ऑफ RIAs बढ़ने हैं तो उनको थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन या सहल करना पड़ेगा रेगुलेशन और को, थोड़ी रियायत देने और की कर रहे जरूरत हैं। है शायद, जो लवाई सर आप कह रहे हैं इस पूरे मैटर पर। सर, ये जो अभी जी। सेबी ने जो कंसल्टेशन पेपर जारी किया है ऑन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर फीस की, उसका एक तय प्लेटफॉर्म होना चाहिए फॉर RA फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, क्यों इसकी जरूरत आन पड़ी? क्या यही वजह थी जो अभी आपने अभी बताई है, और इसका क्या फायदा होगा? तो कंसल्टेशन पेपर अगर आप पढ़े तो जो पहली ऑब्जेक्टिव सेबी ने सोच रखी है, जैसे कंसल्टेशन पेपर में लिखा है कि अब तक काफी सारे अनरजिस्टर्ड एडवाइजर्स जो थे, वो
अंडर द गार्ब ऑफ एडवाइस एक्चुअली इन्वेस्टमेंट ले रहे थे, और जो इन्वेस्टर्स थे उनको काफी सारी कठिनाई हो रही थी, और उनके अगेंस्ट उन लोग ने कार्रवाई कर रहे थे, और काफी सारा समय उस पे चला जाता था। तो क्या वो सोच रहे हैं कि अगर ये जो फी कलेक्शन मैकेनिज्म वो सेंट्रलाइज करवा दे, तो इंटेंशन तो लग रहा है कि सेबी आके बताएंगी इन्वेस्टर्स को कि अगर आप ये सेंट्रल फी मैकेनिज्म के थ्रू आप फी पे कर रहे हैं, यानी आपको ये कंफर्मेशन हो जाएगा, या कंफर्मेशन हो जाएगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डील कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड है, और वो सेबी के ऑडिट के अंदर आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो रिक्वायरमेंट है ऑन द फेस ऑफ इट, में जो एडवाइजरी का काम कर रहा हूँ, उसमें तो लग रहा है अच्छा ये तो रुकावट आ जाएगी, ये दूसरा मेथड करना है एक्सेट्रा। लेकिन अगर सेबी ने ये जो इंटेंशन जो लिखा है कंसल्टेशन पेपर में, अगर उस पे वो वो जबान पे फुलफिल कर दे, और वो पब्लिसाइज करे कि ये सारे जो इंटरमीडियरीज है, जो आरआईज है, जिनकी फीस आप ये सेंट्रलाइज मैकेनिज्म से कर रहे हैं, यानी हम लोग वैसे हम ठप्पा जैसे दे रहे हैं कि ये रजिस्टर्ड है, और ये सारी क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, प्रोसेस, फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सारे कर रहे हैं, तो आपको बेझिझक आप इनके साथ डील कर दीजिए। उनका उसका फायदा शायद हो सकता है, लेकिन वो लंबा दौर का पता चलेगा जब ये कंसल्टेशन पेपर लॉ में बदलेगा और एक्चुअली प्रोसेस आएगी, तो इन सारी कठिनाइयों का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या नहीं सॉल्व हो रहा है वो पता चलेगा। लेकिन एक बात है कि ऑल राइट सर, हाँ सॉरी, मैं एक चीज बता रहा था कि एक बात है, हम लोग ने सजेस्ट किया है आर्या के जरिए, जो एसोसिएशन है आरआई का, कि आप ये बात तय रखिए कि जितनी करप्शन आप कम कर सकते हैं ये नई प्रोसेस में, वो अच्छा है। तो अगर क्लाइंट ऑलरेडी मैंडेट दे रखा है कि फी उनके अकाउंट से कलेक्ट हो जाएगी और वो अप्रूव कर चुके हैं, तो उनको ये शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट इमीडिएटली शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं कि क्या लॉ में क्या कैसे तरीके से लॉ आती है, उसके हिसाब से पता चलेगा कि ये इजी है या डिफिकल्ट। बिल्कुल मोहित, अभी चर्चा जब यही चल रही थी आपसे और लवई से कि जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है RIA, उसमें जो आंकड़े हैं जो कहते हैं कि इसमें बढ़ोतरी की गुंजाइश ज्यादा है, मतलब और नंबर होना चाहिए RIAs का भारत में। इसके मुकाबले अगर हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखें, वो लगभग 1,33,000 के आसपास हैं, मतलब बहुत बड़ा एक गैप है। तो और जैसा लवाई सर भी कह रहे थे कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और RIA लगभग ऑलमोस्ट एक कांटे की टक्कर ही एक दूसरे को देते हैं। तो क्या रोल है इन फाइनेंशियल एडवाइजरी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है वो एक्चुअली आपके आसपास हर जगह मौजूद है। आई थिंक अगर आप पूरे देश को देखें तो हर जगह, हर छोटे शहर में, हर छोटे टाउन में आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाएंगे। ये एक तरह से एजेंट का काम करते हैं। तो आपके जितने बैंक्स भी होते हैं, उनके जो रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, जो आपको इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस प्रोडक्ट देते हैं, वो भी एक तरह से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ही होते हैं। और जो लोकल ब्रोकर्स होते हैं, जो कि इंश्योरेंस का काम कर रहे होते हैं या LIC का काम कर रहे होते हैं, वो भी अपनी साइड इनकम को बढ़ाने के लिए म्यूचुअल फंड का काम शुरू कर देते हैं और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर देते हैं। ये इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि काफी आसान है इस काम को शुरू करना। इसमें ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके जो सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं एमफी की तरफ से, वो भी काफी आसान है। हालांकि आपको NISM के सर्टिफिकेशन क्लियर करने पड़ते हैं, बट इसकी रेगुलेशंस जो हैं या इसके जो मायने हैं वो इतने ज्यादा कठिन नहीं है जैसा कि RIA के लिए बनाए गए हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वो प्रॉपर एडवाइस नहीं दे सकते हैं, यानी बाय और सेल रिकमेंडेशंस नहीं दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। वो सिर्फ इंसिडेंटल एडवाइस दे सकते हैं सेबी के दायरे में, यानी एक तरह से ये बता सकते हैं कि आपका एलोकेशन कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, आपके रिस्क के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए, बट
सेल रिकमेंडेशन नहीं दे सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स की कुछ लिमिटेशंस है, बट इतनी आसानी से आप उस काम को शुरू कर सकते हैं और थोड़ी सी ट्रेनिंग और थोड़ी नो हाउ, थोड़े स्किल के साथ में आप उसे बढ़ा सकते हैं। यही कारण है कि देश में डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या ज्यादा है, और सबसे बड़ा कारण ये भी है स्वाति कि वहां पर आपको एक अच्छी कमीशन इनकम मिलती है। जब आप म्यूचुअल फंड का या किसी भी दूसरे प्रोडक्ट्स का जी डिस्ट्रीब्यूशन करते मोहित। हैं, तो वहां पर आपको ये छूट है कि आप मैन्युफैक्चरर से एक इनबिल्ट कमीशन ले पाए, तो उससे आपकी जो एक आय है या जो हम्म। इनकम है वो भी अच्छी बनी रहती है। आरआई के केस में आपको क्लाइंट्स को बिल्कुल। चार्ज करना पड़ता है, और ये काफी मुश्किल है भारत जैसे देश में। क्लाइंट्स अमूमन फी हम्म। देना पसंद नहीं करते हैं, हम्म। तो इसलिए वहां पर वो दिक्कतें भी बहुत ज्यादा हम्म। है। तो यही कारण है कि डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस थोड़ा मोहित, एक ज्यादा। छोटा जवाब इससे जुड़ा हुआ, ये सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर इस क्रम में कहां पर आते हैं? मतलब जो एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है, उनके पास तो फाइनेंशियल प्लानिंग की डिग्री होती है, पर वो चाहे तो आरआईए लाइसेंस भी ले सकते हैं, और या तो फिर एज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर सकते हैं। छोटा जी, जवाब। बिल्कुल। देखिए स्वाति, ये एक डिग्री है, कोर्स है, राइट? जैसे कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हैं या सीएफए करते हैं, वैसे ही एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग एक डिग्री, एक कोर्स है जो आपने हासिल कर लिया है। अब उसको लेकर आप डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस करना चाहते हैं या एडवाइज़री का, वो आपके ऊपर है। आप आरआईए लाइसेंस ले लीजिए या फिर डिस्ट्रीब्यूशन का रजिस्ट्रेशन ले लीजिए एमफी से। आपको दोनों अलाउड है, और आप दोनों में से कोई भी राह चुन सकते हैं। आपने बस एक एक्स्ट्रा डिग्री हासिल कर ली है एक अच्छी तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करने की। ओके। लो भाई सर, अब जैसा मैंने कहा था कि डीआईवाई प्लेटफॉर्म्स का ज़माना हो गया। आपको तो 20 साल से ऊपर का समय हो गया है इस पूरे फील्ड में, अनुभव में। अ, ये डीआईवाई प्लेटफॉर्म में लोगों को लगता है कि अगर हम डायरेक्ट निवेश करेंगे या खुद से अपनी कमान हाथ में लेंगे, इवन नए निवेशक जो हैं, क्या उनको वाकई फाइनेंशियल एडवाइजर की ज़रूरत नहीं है, या किस मोड़ पर फाइनेंशियल एडवाइजर लेना चाहिए, और उसके बाद थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस हो जाए तो अपने निवेश के सफर को आगे बढ़ाएं? तो सही प्रैक्टिस होनी क्या चाहिए? हाँ बिल्कुल, जो डीआईवाई प्लेटफॉर्म्स है वो उन्होंने काफ़ी बढ़ोतरी कर दी है रिसेंट टाइम्स में। एक वजह है कि टेक्नोलॉजी की वजह से वो काफ़ी जल्दी स्केल अप कर सकते हैं और काफ़ी सारे निवेशकों को रीच कर सकते हैं। और निवेशकों का क्या है कि अगर मार्केट्स ठीक चल रहे हैं, तभी मुझे सलाहकार की ज़रूरत तो महसूस नहीं होती। तो तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं डीआईवाई प्लेटफॉर्म से कर दूं, क्योंकि वो काफ़ी सस्ता टिकाऊ मीडियम है, और मैं जहाँ भी इन्वेस्ट करूँगा वहाँ पे मैं रिटर्न पाऊँगा। हम मेरी एक्सपीरियंस ये है कि ये सारे प्लेटफॉर्म या जो जो लालच की वजह से जो इन्वेस्ट होता है कि अब मुझे भी जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट निवेश करना चाहिए, क्योंकि मेरे नेबर ने, मेरे पड़ोसी ने, मेरे फैमिली मेंबर ने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न कमा दिया है। तो वो तब तक जारी रहता है जब तक मार्केट एक तरफ से ऊपर ही जाती है। और हमें पता है कि मार्केट का जो बिहेवियर है वो पीरियोडिक हम्म। है, वो साइक्लिकल है। तो ऐसी भी पीरियड आएंगी कि बिल्कुल एक तरफ ऊपर जाएंगी, पीरियड्स आएंगी जहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट सर। रहेगी और फिर गिरेगी। तो मेरे हम्म। हिसाब से क्या होता है हम्म। कि जब मार्केट गिरना शुरू करती है या जो शार्प रिटर्न्स, हम्म। पॉजिटिव रिटर्न है वो देना बंद कर देती है, तभी मैं ऐसे हम्म। ढूंढते रहता हूँ इन्वेस्टर। जो अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो मैं ढूंढता हूँ कि किससे मैं बात करूँ और पता करूँ कि ये जो मैं कर रहा हूँ ठीक है या नहीं। मैंने काफी सारा मुनाफा कमा लिया है, हम्म। मुझे प्रॉफिट बुकिंग करनी है या फिर हाँ मुझे कंटिन्यू करना है। तो तब सर, मेरे कुल हिसाब मिलाकर से इसको ऐसे ही समझे कि बीमारी आने पर लोग डॉक्टर की तरफ भागते हैं और बाकी टाइम पे लगता है कि चलो केमिस्ट से दवाई लेकर काम निपटा लिया। मैं एक्चुअली बिल्कुल। बिल्कुल एंड ऑफ द शो है, हमारा समय बहुत कम है। मस्ट हैव्स, तीन मस्ट हैव्स या इंपॉर्टेंट पैरामीटर एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर चुनने के। समय थोड़ा कम है इसलिए बिल्कुल क्विकली अगर आप 3 पॉइंट्स बता दें हमारे निवेशक दर्शकों को। तो एक तो डेफिनेटली क्वालिफाइड है या नहीं, दूसरा आप मिले और चेक कीजिए कि उनके जो क्लाइंट है वो आपसे मैच करते हैं या नहीं, और तीसरे पूछ लीजिए कि उनका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, और फिर रेफरेंस दे आपके क्लाइंट को। तो आप बात कर सकते हैं कि जो दूसरा क्लाइंट है उसका एक्सपीरियंस क्या था। हम्म।
ओके, तो क्वालिफाइड है, रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, क्लाइंट से मिलकर थोड़ा बातचीत भी कर सकते हैं, थोड़ा सा एक ट्रैक रिकॉर्ड जानना चाहे तो वो भी जान सकते हैं, किस चीज़ के एक्सपर्ट है, कितना आपके जो आपकी थिंकिंग है उससे मेल खाते हैं। ये तमाम बातें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है और अपने अनुभव बांटने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए लवाई नवलखी जी और मोहित गांग, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हम करेंगे। रुकते एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।